कि फूड बिजनेस का मतलब होता है गुड फूड, गुड टेस्ट, गुड वाइब्स। बट जब हम उसे स्केल करने पे आते हैं, जहाँ पे मल्टीपल किचन्स, मल्टीपल ब्रांड्स, तो वहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होता है। तो पहला मोमेंट जो मेरी लाइफ में आया था वो था कोविड, क्योंकि 2019 में हमने लॉन्च किया मैडोवो पराठास एंड पकौड़ास एंड हमने 2020 में 1 मार्च को अपना एक और किचन लॉन्च किया गुड़गांव में। वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था एंड आई थिंक 20th के अराउंड लॉकडाउन लग गया। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ है मिस गीतिका आनंद। तो मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि बेसिकली लोग सोचते हैं कि फूड बिजनेस का मतलब होता है गुड फूड, गुड टेस्ट, गुड वाइब्स। बट जब हम उसे स्केल करने पे आते हैं, जहाँ पे मल्टीपल किचन्स, मल्टीपल ब्रांड्स, तो वहाँ पे रियल गेम स्टार्ट होता है। तो आपने गेम बिल्ड किया है और आपको ये पता है कि इसको कैसे खेला जाता है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब आपने इसे शुरू किया था तो आप क्या प्रूव करना चाह रहे थे? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा मेरा पर्सनल एलिमेंट भी आता है बिकॉज फूड इज ऑलवेज माई पैशन, वॉज माई पैशन, इज माई पैशन। सो अगर आप अपने पैशन को अपना काम बना लेते हो तो उसको करने के लिए आपको कोई भी एक्सटर्नल पुश नहीं चाहिए होती। आप पूरी एनर्जी के साथ उठ के अपने काम में एक्साइटेडली जाते हो बिकॉज आप इंजॉय कर रहे हो अपने काम को। बट एट द सेम टाइम आप अगर जबरदस्ती उसमें काम करेंगे तो दैट्स नॉट करेक्ट। सो वेर एवर योर पैशन इज, मैंने उसमें R&D की, रिसर्च करके मार्केट साइज को पता किया कि व्हाट इज अ मार्केट साइज, व्हाट इज अ पोटेंशियल, व्हाट आर द पेन पॉइंट्स। बिकॉज आपका प्रोडक्ट या आपका बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है अगर आप रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई रियल प्रॉब्लम ही नहीं है और आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आप एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने प्रोडक्ट से तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो मैंने ये मैड ओवर पराठास एंड पकौड़ा से शुरू किया क्योंकि मैंने मार्केट साइज देखा, मार्केट अपॉर्चुनिटी देखी। वहां पे पेन पॉइंट था कि पराठास एंड पकौड़ास एक स्ट्रीट फूड की तरह अभी भी देखा जाता है। बिल्कुल। डिलीवरी फॉर्मेट में पराठास और पकौड़ास इन 2019 तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैं घर में बैठ के अगर ट्राई कर रही थी पराठास एंड पकौड़ास कि मैं ऑर्डर करूं, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग दिस प्रोडक्ट टू मी। फिर मैंने अंडरस्टैंड किया कि मार्केट साइज तो बहुत बड़ी है, मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है। तो व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? रियल प्रॉब्लम था कि प्रोडक्ट सॉगी हो जाता है, प्रोडक्ट ऑयली रहता है, प्रोडक्ट जो है डिलीवरी फ्रेंडली नहीं है। तो जाके खाने में तो बहुत ऑप्शंस हैं बट मंगा के खाने में ऑप्शंस नहीं है। देन आई स्टार्टेड री इन्वेंटिंग द रेसिपीज ऑफ द प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट सॉगी ना हो, ऑयली ना हो और क्रिस्पी रहे आपके डोर स्टेप तक। इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम, almost 9 months, to come up with a perfect product which was delivery friendly and also tasty and also yummy and which was crispy to the doorstep. अब उसमें ऑफ कोर्स हमने बहुत फिजिक्स लगाई, केमिस्ट्री लगाई, मैथ्स लगाई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रोडक्ट स्टडी के हिसाब से वो प्रोडक्ट डेवलप हुआ। लॉट ऑफ साइंस वेंट इनटू इट एंड तब हमने जाके ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इट वाज प्योरली लुकिंग एट द मार्केट अपॉर्चुनिटी कि एक प्रॉब्लम है मार्केट में, अगर मैं उसे सॉल्व कर दूंगी तो मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस अच्छे हैं, मार्केट को एक सोल्यूशन मिल जाएगा। एंड अगर बाद में कॉम्पिटिटर्स आते भी हैं तो भी उससे मैटर नहीं करता क्योंकि द मार्केट साइज इज ह्यूमंगस। तो अगर कॉम्पिटिटर्स आते भी हैं डजंट मैटर, मेरा जो विजन है या मेरा जो टारगेट है इट्स अ स्मॉल पाई ऑफ द होल मार्केट साइज। सो मैम, अगर मैं आपको उस फेज में वापस ले जाऊं जहां पर जब आपका बिजनेस एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और वो एग्जैक्ट मोमेंट क्या था कि जब आपको ये रियलाइज हुआ कि दिस इज इट? जब मैं R&D कर रही थी तो आई वॉज लुकिंग एट 3 tick marks and when I got an answer of these 3 tick marks, that was the exact moment कि मुझे लगा कि yes, this is it।
सो पहला था कि इज माई प्रोडक्ट डिलीवरी फ्रेंडली, हैव आई मेड अ गुड प्रोडक्ट जो कस्टमर को अच्छा लगे और वो डिलीवरी फ्रेंडली हो. फर्स्ट टिक इज कैन आई स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट. अब मैं एक किचन खोलने के लिए तो नहीं सब कुछ छोड़ूंगी, तो कैन आई स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट. क्या मैं उसकी रेसिपी को स्टैंडर्डाइज कर सकती हूँ, क्या मैं उसकी एसओपीज बना सकती हूँ. एंड द थर्ड वाज कैन आई स्केल द प्रोडक्ट, इज द मार्केट अपॉर्चुनिटी देयर. क्या मैं अपने ब्रांड को मैकडोनल्ड्स की तरह या डोमिनोज की तरह एक्सपैंड कर सकती हूँ थ्रू आउट इंडिया और मे बी आउटसाइड इंडिया आफ्टर फ्यू ईयर्स. When I got the answer from data, not by my mercy, but with data, that yes, I can standardize the product, and yes, I can make SOPs, and yes, I can scale the product. There is a market opportunity lying there. So when I got the answer, tick, 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 in 3 questions ka, and I was said, this is it. Let's launch it. तो मैम कोई स्पेसिफिक ट्रिगर या इंसिडेंट था जिसने आपको इसकी तरफ फूड इंडस्ट्री की तरफ जाने के लिए मोटिवेट किया? आई थिंक फूड जितना इजी है उतना डिफिकल्ट भी है, बट कुछ चीजें आपकी इंटरनल पैशन से आती है. सो आई थिंक फूड इज लिटिल क्लोज टू माय हार्ट. फूड ब्रिंग्स डोपामिन इन माय बॉडी. सो इसलिए जो है आई थिंक उसका तो रीजन यही होगा कि फूड इज ऑलवेज माय पैशन. ओके, तो मैम स्टार्टिंग में एक्साइटिंग लगता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब चीज़ें हैवी लगने लगती हैं. आपके लिए वो मोमेंट कब आया था? शिवांश, ऐसे मोमेंट बहुत आते हैं. तो जब आप एक बिजनेस करते हैं, जब आप एक एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो ऐसे मोमेंट्स बहुत आते हैं. तो पहला मोमेंट जो मेरी लाइफ में आया था वो था कोविड. क्योंकि 2019 में हमने लॉन्च किया मैडोवो पराठास एंड पकौड़ास, एंड हमने 2020 में 1 मार्च को अपना एक और किचन लॉन्च किया गुड़गांव में. वी स्टार्टेड एक्सपेंडिंग क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था. एंड आई थिंक 20th के अराउंड लॉकडाउन लग गया. तो जो है दैट वाज अ मोमेंट वेयर आई वाज वेरी वरीड, बट एज यू से कि लीडरशिप अभी टेस्ट होती है डिफिकल्ट टाइम्स में एंड नॉट इन इजी टाइम्स. तो हमने डिसीजन लिया कि हम ना किसी को फायर करेंगे, ना हम किसी की सैलरी कम करेंगे, जितना हो सकता है चैरिटी करेंगे. तब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गए. हमने अपना किचन एक भी दिन बंद नहीं किया. वी डिड नॉट शट आवर ऑपरेशंस बिकॉज गवर्नमेंट अलाउड डिलीवरी, बट गवर्नमेंट ने बोला बैठ के नहीं खा सकते. बट उस चक्कर में क्योंकि स्टाफ सारा भाग गया, लेबर सारी भाग गई और डाइनिंग बंद हो गया, तो एक टाइम ये था कि अगर आप फोन उठाएंगे तो 5 ब्रांड्स ही डिलीवर कर रहे थे. अभी आप फोन उठाते हैं जोमेटो पे 500 ब्रांड्स होते हैं. उस टाइम पे 5 थे, 4 इंटरनेशनल ब्रांड्स थे एंड एक हमारा था. तो जो है उस वक्त टू शो दैट लीडरशिप कि नहीं, वी विल फाइट इट आउट. एंड फिर हमने ऑनलाइन पे थोड़ा फोकस किया. हमने हाइजीन के ऊपर एसओपीज बनाई. एंड उसके बाद हमने मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखी कि लोग बीमार हैं, लोगों को एवरीडे हेल्दी खाना चाहिए, लाइट खाना चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए, तेल ज्यादा नहीं चाहिए, लोगों के पास मेड्स नहीं है. उसके बाद एक टाइम आया था शिवांश व्हेन पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम. स्कूल भी घर से शुरू हो गया, तो पीपल सबको घर पे सब काम कर रहे हैं, किसी के पास खाना बनाने का टाइम नहीं है. तब किसी को हैवी खाना नहीं खाना, लोगों को खाने हैं चपाती, भिगोने घर के पराठे, दाल चावल भरता रोटी भिंडी. तो उस वक्त हमने मार्केट में अपॉर्चुनिटी देखी और हमने अपना सेकंड ब्रांड, यहाँ से हमारा सिंगल ब्रांड सिंगल किचन की स्ट्रेटजी चेंज हुई मल्टी ब्रांड में. तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट था. कोविड वाज द टर्निंग पॉइंट. मैं ये नहीं कहूंगी वी पिवटेड, बट मैं ये कहूंगी वी रीस्ट्रेटेजाइज्ड. हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया. हमने अपना सेकंड ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है मीली, MEALY, मीली, योर एवरीडे मील. जहाँ पे आपको घर जैसा खाना मिलता है, जहाँ पे आपको जो है दाल चावल थाली रोटी सब्जी मिलती है. हमने कोविड मील्स लॉन्च की, मील्स टू हील लॉन्च की, मील्स फॉर रिकवरी लॉन्च की, कोविड पैकेजेस बनाए ब्रेकफास्ट लंच डिनर के. और बिना किसी मार्केटिंग के मीली का रेवेन्यू मैडोवर पराठास एंड पकौड़ा से डबल हो गया विदाउट एनी मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग तो तब हो ही नहीं पा रही थी.
राइट। बट वर्ड ऑफ माउथ से हमारा ये ब्रांड बहुत अच्छा लॉन्च हो गया। उसके बाद हमने थर्ड ब्रांड लॉन्च किया, सैसी इंडियन, जो कबाब्स एंड करीज में फोकस करता है। फिर हमने अपना फोर्थ ब्रांड लॉन्च किया, यम बिरयानी बोल्स, विच फोकसेस ऑन बिरयानी। फिर हमने फिफ्थ ब्रांड लॉन्च किया, खिचड़ी इन अ बोल, विच फोकसेस ऑन हेल्दी खिचड़ीज। सो लाइक दैट हम सिंगल ब्रांड स्ट्रेटजी से मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी पे आ गए। एंड दिस इज हाउ एंड देन वी स्टार्टेड स्केलिंग किचन्स। ओके। तो मैम क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये काम नहीं करेगा, मतलब जो आपने अभी सोचा है, कोई ऐसा मोमेंट आया हो कि आपको लगा होगा कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या पर्टिकुलर किचन या ये पर्टिकुलर मूव इन योर बिजनेस काम नहीं करेगा? हाँ, एक टाइम था व्हेन वी वर ट्राइंग टू सोर्स फंडिंग एंड हम्म। हमको फंडिंग नहीं मिल रही थी। इन्वेस्टर कहता था स्केल करो, स्केल के लिए फंड चाहिए था। तो एट दैट टाइम मुझे लगा कि शायद जो मैं करना चाह रही हूँ काम नहीं कर रहा। सो इस जर्नी ने, एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पेशेंस सिखाई, परसिवरेंस सिखाई, कि भाई डोंट गिव अप, कंटिन्यू ट्राइंग, कंटिन्यू थिंकिंग, कंटिन्यू गोइंग टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। वापस से लिखो कि क्या करना है, वापस से समझो कि क्या डिफरेंट कर सकते हैं, वापस से कंसिस्टेंट रहो अपने गोल पे, अपने विजन पे, वापस से अपने प्रोडक्ट और ऑपरेशंस पे काम करो। तो पेशेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ नहीं कर रही और हाथ पे हाथ रख के बैठी हूँ कि कुछ चमत्कार होगा। पेशेंस का मतलब होता है कि आप डिलीजेंटली अपना काम करते रहो विदाउट गिविंग अप। एंड परसिवरेंस का होता है कि आप जो है हार नहीं मानो। तो दोनों बहुत क्लोज होते हैं, पर दोनों में थोड़ा फर्क है। मैं हमेशा बहुत सारी जगह ये डायलॉग बोलती हूँ क्योंकि मुझे डायलॉग बहुत पसंद है। एक मूवी का डायलॉग है कि जीत अक्सर उन लोगों की होती है जो हार मानने को टालते रहते हैं। तो वो एक डायलॉग है जो मुझे छू गया था एंड इस जर्नी ने मुझे वो सिखाया। एंड तब उसके बाद हमें फंडिंग मिली एंड एक कंपनी है क्यूजीना फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हम जो है एमओपीपी में इन्वेस्ट किया है। सो नाउ आई एम पार्ट ऑफ क्यूजीना, सो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ एमओपीपी बट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ क्यूजीना। एंड तब जाके लगा कि जो है जो मैं सोच रही थी कि नहीं होगा, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली चीजें होती हैं अगर पेशेंस और परसिवरेंस हो। एंड क्यूजीना जो है इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजी देते हैं फूड ब्रांड्स की थ्रू आउट इंडिया। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। सो वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि क्यूजीना के साथ हाथ मिला के हम अपने ब्रांड्स को थ्रू आउट इंडिया एक्सपैंड कर रहे हैं, फ्रेंचाइजीज ऑफर कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल में हम जा पाए। सो समथिंग मिराक्युलस हैपेंड एंड क्यूजीना इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी जिसके साथ हम पार्टनर कर सकते थे क्योंकि क्यूजीना के ऑलरेडी 300 किचन्स प्लस हैं थ्रू आउट इंडिया। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द जर्नी विद क्यूजीना। राइट। तो मैम जैसे एक किचन तो मैनेजेबल होता है, राइट, लेकिन जब मल्टीपल किचन्स आप बिल्ड करते हो, ब्रांड बिल्डिंग चल रही है साथ साथ, तो क्या है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले ब्रेक होती है? एसओपीज। ओके। सबसे पहले ब्रेक होता है एसओपीज, बिकॉज एक जना अपने हिसाब से राजमा बनाएगा, एक जना अपने हिसाब से राजमा बनाएगा, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होगा। सो आई थिंक एसओपीज एंड ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट अगर आप अपने किचन को स्केल करना चाहते हो। स्टैंडर्डाइजेशन, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है। आपको वो प्रोडक्ट नहीं बनाना जो आपका बेस्ट है, आपको वो प्रोडक्ट बनाना है जो आप स्टैंडर्डाइज करके स्केल कर सकते हो। तो मैम जो एक प्रॉब्लम मैंने देखी है, काफ़ी सारे ब्रांड्स ये फेस करते हैं, जब उनके पास मल्टीपल किचन्स हो जाते हैं ना, तो जो कंसिस्टेंसी होती है विद इन द लोकेशन वो कम हो जाती है। तो Correct. विदाउट किलिंग क्रिएटिविटी आप ये कैसे मैनेज कर रहे हो कि कंसिस्टेंसी इंटैक्ट रहे? So again, the answer is standardization and training and SOPs. So हमने सारी रेसिपीज को लॉक करा हुआ है, सारी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। एंड बहुत सारी चीजें जैसे जो हमारा मैजिक मसाला है जिससे हमारा टेस्ट यूनिक होता है, वो हम वो ड्राई मसाला है, जैसे आपका ड्राई मसाला होता है, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर। सो वो हमारा एक मैजिक मसाला है, वो हम एक जगह बनाते हैं जो जिसकी सीक्रेट रेसिपी हमारे सिर्फ सीनियर शेफ्स के पास है, एंड वो फिर हम हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
बाकी जो लोकल कुकिंग होती है किचन्स में वो हमने रेसिपीज को लॉक कर रखा है एंड एसओपीज की ट्रेनिंग रेगुलरली होती है एवरी वीक में 2 टाइम ट्रेनिंग होती है हमारे ऑडिट मैनेजर्स एंड ट्रेनिंग मैनेजर्स हैं जो जाके सारी एसओपीज को डेली बेसिस पे चेक करते हैं तो आई थिंक अगर आप मुझसे पूछोगे वन आंसर टू स्केल and scale successfully is by standardizing your recipes, by ensuring that SOPs are followed, and training your staff regularly, and checking them and reassuring the training again and again. Don't be complacent कि भैया मैंने ट्रेन कर दिया अब इस किचन में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग आपको रेगुलरली देनी पड़ेगी SOPs रेगुलर चेक करनी पड़ेंगी तो वो फिर वो हैबिट हो जाती है तो मैम आजकल का जो फूड बिजनेस है आपने देखा होगा जब नए नए स्टार्ट करते हैं तो लोग इंस्टाग्राम पे काफ़ी ग्लैमरस लगता है बट रियलिटी क्या है मतलब कि फूड बिजनेस की रियलिटी क्या ये स्पेस ओवर हाइप्ड हो रखी है या मतलब जनरली आजकल लोग फूड बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं शुरुआती फेज में तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे आई थिंक आई विल एग्री विद यू कि बिकॉज एंट्री बैरियर्स बहुत कम है तो हर कोई सोचता है कि मैं फूड बिजनेस में घुस जाऊं तो इट्स वेरी इजी टू ओपन ये मैं एग्री करती हूँ बट वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लर्न करनी होती है जो हमें सीखनी होती है तो इसलिए लोग उन पे ध्यान नहीं देते हैं बस स्टार्ट कर लेते हैं राइट तो मेरे को ऐसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी तो बहुत है फूड बिजनेस में लेकिन एट द सेम टाइम लोग जो खोल रहे हैं उनके पास पेशेंस नहीं है लोग सोचते हैं कि आज बिजनेस खोला कल सक्सेसफुल हो जाएगा वैसा होता नहीं है तो बहुत कंसिस्टेंसी पेशेंस स्टैंडर्डाइजेशन फूड नॉलेज होनी चाहिए एंड तब जाके आपका फूड बिजनेस सक्सेसफुल होता है सो यस आई एग्री विद यू कि lot of people want to get into it because they think it's easier to get into it but at the same time बहुत सारे लोग किचन बंद भी करते हैं क्योंकि वो उनके पास वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते बट एट द सेम टाइम जैसे कुछ ट्रिक्स हैं अगर आप उन ट्रिक्स के साथ अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा आपका किचन बंद नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल आप पहले थोड़ी किसी और किचन में काम करके ट्रेनिंग ले लें कोई कोर्सेज कर लें या फिर किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें तो जैसे कि मैं आपको बता रही मैं मतलब एग्जांपल दे रही हूँ कि क्यूजीना फूड टेक जो है फ्रेंचाइजीज देते हैं ब्रांड्स की अब वो नॉर्मल फ्रेंचाइजी नहीं है जो बाकी ब्रांड्स देते हैं दे आर लाइक अ पार्टनर तो वो आपका किचन भी सेटअप करेंगे वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे वो आपको स्टाफ भी देंगे वो आपका जोमेटो स्विगी डैशबोर्ड भी मैनेज करेंगे प्लस वो ऑर्डर्स भी लेके आएंगे क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस है हमारी टीम को कि कैसे ऑर्डर लाना है कैसे जोमेटो स्विगी पे मार्केटिंग करनी है कैसे रेटिंग को मेंटेन करना है ये सब एक्सपीरियंस से आता है ऑब्वियसली अगर आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं आप 2.8 रेटिंग में तो नहीं करेंगे राइट आप 4+ की रेटिंग से ही ऑर्डर खाना करेंगे उस रेस्टोरेंट से सो क्यूजीना की पूरी एक कॉर्पोरेट टीम है बहुत बड़ी हमारी टीम है तो हम क्या करते हैं हैंड होल्डिंग हम हैंड होल्डिंग करते हैं जब तक अगर कोई फ्रेशर भी है जिसको फूड की नॉलेज नहीं है हम उसको तब तक सिखाते रहते हैं जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाए अपने बिजनेस के लिए एंड एक पीओसी हमेशा रहता है जो कभी भी कुछ ऊपर नीचे होता है सप्लाई चेन रॉ मटेरियल्स इंग्रेडिएंट्स सब कुछ क्यूजीना मैनेज करता है तो आपको कुछ करना ही नहीं है लेकिन एक चीज आपको करनी है कि जो एसओपी सिखाई जा रही है जो ट्रेनिंग सिखाई जा रही है उनको फॉलो करना है इसमें क्या है चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं क्योंकि somebody is holding your hand ओके एंड दूसरा होता है कि आप किसी फूड बिजनेस में पहले एक्सपीरियंस ले लें किसी किचन में काम कर ले अगर आपको एक्सपीरियंस सीखा है आपने तब भी आपके चांसेस टू बी सक्सेसफुल बढ़ जाते हैं तो वो अगर ये 2 चीजें हो जाती हैं तो योर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल इज हायर बट अगर आप सिर्फ इसलिए इसमें घुस रहे हैं क्योंकि ये ग्लैमरस लग रहा है देन दैट इज अ रॉन्ग चॉइस राइट क्योंकि बिजनेस ग्लैमरस हो या ना हो डिफिकल्ट होता है आसान कुछ नहीं है एक चाय की दुकान चलाना आसान नहीं है उस चाय वाले से जाके पूछो कि दिन में वो कितनी चाय बेचता है और घर पे कितने पैसे लेके जाता है नथिंग इज इजी सो डोंट गेट इनटू अ बिजनेस बाय थिंकिंग दैट इट्स इजी बिजनेस गेट इनटू अ बिजनेस बिकॉज यू लव दैट बिजनेस राइट मैम तो इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आपके हिसाब से क्या है
कि मैं 3 महीने में लखपति बनने वाला हूँ। ओके, ग्रेट। तो मैम जैसे आपने अभी फ्रेंचाइजी की बात की, तो पहले मैं इसी बात पे कंटिन्यू रखना चाहूँगा इस टॉपिक को। तो जैसे अगर आज की डेट में कोई एक एंटरप्रेन्योर है या कोई एक नई उसने बस स्टार्ट करने का सोचा है, ठीक है, वो फ्रेंचाइजी मॉडल डिस्कवर कर रहा है काफ़ी जगह लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के। तो जो कंपनीज फ्रेंचाइजी मॉडल दे रही हैं अबाउट कैफ़े या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड किचन्स एट्सेट्रा, तो मैम सबका जो स्टार्टिंग ऑफ फेज़ होता है या मिड का सेगमेंट होता है या डिक्लाइन होता है, काफ़ी सारी फ्रेंचाइजीज नहीं होल्ड कर पाते हैं जब नए लोग शुरू करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, मतलब जो कंपनी है, वो उनको हैंड होल्ड नहीं करती। वो फ्रेंचाइजी फीस लेती हैं, शुरू में ट्रेन करती हैं, लॉन्च कर देती हैं, उसके बाद जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है उसे खुद सब कुछ करना है। उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, इसलिए वो बंद हो जाता है। तो इसलिए फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कुछ डिफरेंट करना होता है। तो जो हम कर रहे हैं, हमने ये देखा कि जो बाकी कंपनीज फ्रेंचाइजी दे रही हैं, वो फीस लेती हैं, शुरू में आपके साथ होती हैं, उसके बाद आपको हैंड ओवर कर देती है। हम वो नहीं कर रहे, हमने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं कि क्योंकि ब्रांड हमारा है, तो अगर बंद होगा तो हमारा ही बंद होगा, तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं। तो हमें फ्रेंचाइजी फीस से मतलब नहीं है, हमें है कि हमारा ब्रांड बड़ा बने, हमारा ब्रांड पूरे इंडिया में जाए, इंडिया से बाहर जाए। सो हम क्या है, थ्रू आउट द जर्नी ऑफ द पार्टनर, अगर वो 10 साल किचन चलाता है, 20 साल किचन चलाता है, 15 साल चलाता है, 25 साल चलाता है, वी आर विद हिम, वी डोंट लीव हिज हैंड, वी आर विद हिम ऑन अ डेली बेसिस। सो ये एक डिफरेंट मॉडल है। ये मॉडल अभी इंडिया में बहुत फ्यू प्लेयर्स ही कर रहे हैं, एक या दो ही हैं। एंड हमारा मॉडल यही है कि हम हैंड होल्डिंग करते हैं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है हमारे ब्रांड्स सक्सेसफुल। मैम क्या आप इसे एक बार थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमारे जो व्यूअर्स हैं, हो सकता है कोई फ्रेंचाइजी ऑप्ट करना चाहता हो या किसी चीज़ पे मतलब आपसे ही आपकी कंपनी के बारे में अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके ये बता सकें कि अगर कोई है जो कनेक्ट करना चाहता है या स्ट्रक्चराइज्ड वे में आप ये बता सकें कि क्या कहते हैं, आप कैसे वर्क करते हो, आप जो फ्रेंचाइजर हो, मतलब जो आपकी फ्रेंचाइजी ले रहा है फ्रेंचाइजी, वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकता है, क्या एलिवेशंस हैं, कैसे लर्निंग है, ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके व्यूअर्स को बता सकें। बिल्कुल, हम पहली चीज बिलीव करते हैं कि हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को एक ब्रांड नहीं देते, क्योंकि अगर हम एक ब्रांड देंगे तो उसकी सेल्स लिमिटेड होगी। हम उसे मल्टी ब्रांड देते हैं। जब हम मल्टीपल ब्रांड्स देते हैं तो उसकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फास्टर हो जाती है। तो उसकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फास्टर हो जाता है। हमारे बहुत सारे पैकेजेस हैं। 4 लाख रुपीज से 6 लाख रुपीज का एक पैकेज है, फिर 7 to 8 लाख रुपीज का एक पैकेज है, देन 15 लाख रुपीज का एक पैकेज है। मतलब हमारे पैकेजेस जो है ब्रांड्स की बेसिस पे, जो बहुत हाई एंड और फास्ट सेलिंग ब्रांड्स है उसका पैकेज ज्यादा है। तो आप जिस तरीके के ब्रांड्स चूज करते हैं उस हिसाब से हम आपको फ्रेंचाइजी पार्टनर में वो ब्रांड्स देते हैं। फिर जो है स्टेप 2 होता है। तो पहला हो गया कि आपने हमें कांटेक्ट किया, हमने आपको मॉडल समझाया, तीनों मॉडल समझाए कि एक हमारे मॉडल का नाम है KLP, एक हमारे मॉडल का नाम है KKP, एक हमारे मॉडल का नाम है KMKP। तो उसके बाद जो हमारा पार्टनर है वो डिसाइड करता है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और कौन से ब्रांड्स उसके पैशन में या उसके इंटरेस्ट में आते हैं। फिर वो हमारे से उसकी फ्रेंचाइजी लेता है। हम जो है एक पूरी डेडिकेटेड टीम हमने हायर की हुई है, जो लोकेशन फाइंड करते हैं यूजिंग हीट मैप्स कि कहाँ पे ज्यादा सेल होगी। तो हम अपने पार्टनर को, अब ये भी हमारा डिफरेंट है, हम लोकेशन में हेल्प करते हैं। यूजुअली फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आप फ्रेंचाइजी लेने जाते हैं, आप ट्राई करिएगा, वो फ्रेंचाइजी ओनर आपको कहेगा कि जो कंपनी है कि आप ठीक है लोकेशन ढूंढ लीजिए, जब आपकी लोकेशन हो जाएगी आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम ऐसा नहीं करते, हम लोकेशन खुद इन्वॉल्व होते हैं, खुद ढूंढते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा है कि कहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स है, कहाँ पे कम ऑर्डर्स है। तो फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया लोकेशन फाइनलाइजेशन। लोकेशन के बाद हो गया किचन इक्विपमेंट, सप्लाईज, SOE, सारा सामान खरीदना, इन्वेंट्री लेना,
उसको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमने खुद ही एक मॉडल बनाया हुआ है जिसमें वन स्टॉप शॉप पे सारी चीजें मिल जाएगी। तो वो सारा सामान अरेंज करवाना, डिलीवर कराना उस लोकेशन पे, एंड दैट इज द सेकंड स्टेप। जब सारे इक्विपमेंट्स आ गए, सारा सामान आ गया, तो हमारी एक टीम है जो लॉन्च टीम है, वो वहां जाती है, सारा किचन सेटअप करती है, पूरी स्टाफ की ट्रेनिंग करती है। अगर उनके पास स्टाफ नहीं है तो हम स्टाफ भी अरेंज करके देते हैं कि ठीक है हम आपको स्टाफ देंगे, क्योंकि स्टाफिंग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारी एक डेडिकेटेड टीम है एचआर की जो स्टाफ ढूंढते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड ग्रुप्स के पार्ट है। फिर अगर उनके पास स्टाफ नहीं है तो हम स्टाफ भी देते हैं। फिर लॉन्च टीम जाती है, किचन को सेटअप करती है, सारी ट्रेनिंग करती है। ट्रेनिंग करने के बाद जब स्टाफ और ओनर दोनों कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम किचन को लाइव करते हैं। जैसे ही किचन लाइव होता है तो वो अकाउंट लॉन्च टीम से चला जाता है इनिशियल लाइव किचन, जो फर्स्ट 100 डेज वाली टीम होती है, जो फर्स्ट 100 डेज में इंश्योर करती है कि जो पार्टनर है हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर, वो एसओपीज को फॉलो करे। हमने सिखा तो दिए हैं लेकिन वो फॉलो करे, एंड फॉलो करके ही सब कुछ इम्प्लीमेंट करे। तो जहां पे भी प्रैक्टिकली उनको प्रॉब्लम होती है तो ये 100 डेज वाली टीम उनको हेल्प करते हैं, डेली बेसिस पे उनके साथ कॉल करती है एंड कनेक्टेड रहती है। प्लस उसके बाद एक हमारी ऑडिट टीम, जो ऑडिट टीम वहां जाती है, चेक करती है कि सब कुछ जो हमने सिखाया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर जो किचन लॉन्च हुआ है, हफ्ते में 2 दिन हमको उनको रीट्रेनिंग देते हैं, 1 आवर की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो लॉन्च टीम ने फिजिकल दे दी, बट एज आई सेड ट्रेनिंग जो है अगेन एंड अगेन देनी पड़ती है, क्योंकि तभी जाके हैबिट होती है स्टैंडर्डाइजेशन की। फिर हम वीक में 2 बारी रीट्रेनिंग करते हैं। एवरी वीक हम एक डिफरेंट टॉपिक लेते हैं, डिफरेंट ब्रांड लेते हैं और उसकी रीट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद जब किचन सेटल हो जाता है 100 डेज में, तब किचन जो है फिर एक थर्ड टीम के पास ट्रांसफर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू टीम। अब उस टीम का काम है कि ये किचन ब्रेक इवन करे, ये किचन प्रॉफिट्स बनाए, ये किचन सेल करे, दैट इज द रेवेन्यू टीम। तो ऐसे करके हमारी अलग अलग टीम्स हैं, हम हर स्टेज पे उनका हाथ पकड़ते हैं, और रेवेन्यू टीम फिर थ्रू आउट द जर्नी पार्टनर के साथ रहती है, कॉन्टैक्ट में रहती है। एक हमारा लाइक अ कॉल सेंटर है विच इज कॉल्ड कंट्रोल टावर। तो जहाँ पे जो है जो भी क्वेरीज है हम कस्टमर की हैंडल करते हैं। अगर फ्रेंचाइजी पार्टनर को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं, कहीं दिक्कत आ रही है, स्टाफ भाग गया है, रीट्रेनिंग करनी है, इक्विपमेंट्स खराब हो गए हैं, स्टॉक का इशू है, आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, सप्लाई चेन का इशू है, वो सब चीजें हम रेगुलरली उनके सपोर्ट में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनका हैंडल करते हैं। सो लाइक दिस एक पूरा हमने नेटवर्क बनाया हुआ है टू सपोर्ट आवर फ्रेंचाइजी पार्टनर थ्रू आउट द जर्नी। अब अगर आप और किसी फ्रेंचाइजी के ऑप्शंस आप कॉल करके देख लीजिएगा, वो एक बार ही आपसे फीस लेंगे, आपका किचन सेटअप करेंगे, फिर बाय बाय। सो हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट से चौथे डिपार्टमेंट में इंश्योर होता है कि जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो सक्सेसफुल हो। ओके, सो मैम इन जनरल ऐसे मैं वैसे तो कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं होती कि पर्टिकुलरली ROI कितना है, या मतलब कि जो आपका फ्रेंचाइजी पार्टनर है कि इंश्योरिटी हो कि वो अर्न करेगा ही करेगा। अदर फ्रेंचाइजी में ऐसी कोई वो नहीं होती कि अगर मान लो आपने बस जैसा आपने बोला कि किचन सेटअप करेगा फिर बाय बाय हो जाएगा, वही होता है। मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं वो मोस्टली यही मॉडल फॉलो करते हैं और उसकी वजह से बहुत लॉसेज होते हैं। तो क्या कुछ जैसे आपने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया कि मल्टीपल फेजेस में आप ये कंडक्ट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, ताकि आपका जो फ्रेंचाइजी पार्टनर है वो प्रॉपरली कंफर्टेबल हो जाए और आपका जो ब्रांड का एलिवेशन है वो आगे बढ़ता रहे। तो क्या ऐसा कुछ होता है आप लोग की तरफ से, कोई इंश्योर किया जाता है कि जो ROI है या जो रेवेन्यू है वो जनरेट हुई हो? बिल्कुल। तो इसके लिए मार्केट इंटेलिजेंस और हमारी जो रेवेन्यू टीम है, जो जोमैटो और स्विगी के साथ बहुत क्लोजली काम करती है, तो वो इंश्योर करते हैं कि रेवेन्यू हो ही हो। बट उसके लिए हमें पार्टनर का सपोर्ट चाहिए होता है। अगर वो SOP से खाना नहीं बनाएंगे और कंप्लेंट्स आएंगी तो फिर कैसे कर सकते हैं? अगर पार्टनर अपना रोल करे साथ में कि वो SOPs के हिसाब से ही खाना बनाए, तो मेरे राजमा का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर SOP के साथ ही वो खाना बनाएंगे तो रेवेन्यू, अगर दे फॉलो जो हम उन्हें सिखाते हैं, तो डेफिनेटली रेवेन्यू आएगा। सो द मैजिक इज टू फॉलो द SOPs। राइट, अंडरस्टूड।
तो मैम जब आपने ये बिजनेस बिल्ड किया, स्केल किया और फिर आप शार्क टैंक गए, टीवी पे जो दिखा, तो क्या वो रियलिटी होती है या मतलब जब आप गए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए तो कैसा था? वो रियल था या कैसा था? आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस उसका भी शेयर करिए। रोलर कोस्टर राइड बिल्कुल रियल था। अच्छा। फर्स्ट 3 मिनट्स के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आप अंदर जाके फर्स्ट 3 मिनट्स बोलेंगे, वो फर्स्ट 3 मिनट्स होते हैं जो आप प्रैक्टिस करके जाते हो। उन 3 मिनट के बाद क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। इट इज कम्प्लीटली रियल। हर एंगल पे कैमरास है, अब कोई कट नहीं होता, कंटिन्यूसली शूटिंग चलती है। आप रो रहे हो वो भी शूट हो रहा है, आप लड़ रहे हो वो भी शूट हो रहा है। उनकी मर्जी है वो क्या एडिट करेंगे और क्या दिखाएंगे। आप आपस में जो बात कर रहे हो, आपकी माइक लगी है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप किसी को गाली दे रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। आप बोल रहे हैं अरे क्या बोल रहे हैं, सेंस नहीं बन रही, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब वो शार्क टैंक वालों के ऊपर है वो क्या दिखाएंगे और क्या नहीं दिखाएंगे। बट आप 360 डिग्री से कैमरा से कवर्ड हो, पीछे, लेफ्ट, राइट, सामने, ऊपर। तो इट्स कंप्लीटली लाइव, नथिंग इज फेक, इट्स कंप्लीटली रियल, नथिंग इज आर्टिकुलेटेड। वो पहले 3 मिनट होते हैं जब आप जाते हो अंदर और अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताते हो, वो आप प्रैक्टिस करके जाते हो। उसके बाद एवरीथिंग इज लाइव, एवरीथिंग इज रियल, एवरीथिंग इज ऑन द स्पॉट। जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता आप क्या पूछेंगे और मुझे जवाब देना है। सो लाइक दैट वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं और हमें जवाब देना होता है। सो द पीपल हु know their business are able to answer it. The people who don't know their business वो कुछ भी बोल देते हैं। बट एक जो है ट्विस्ट है कि आप जो मर्जी अंदर बोल लो और जो मर्जी आपको वो चेक दिखा दो। उसके बाद डीडी होती है, ड्यू डिलिजेंस, कि जो आपने अंदर बोला वो सच था कि नहीं था। हमारी डीडी में 9 महीने लगे थे। तो जो शार्क अमित जैन है, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो हमारे कैप टेबल पे हैं। तो वो लोग एवरी डिटेल चेक करते हैं कि आपका कोई बिजनेस ब्लैक में तो नहीं है, जो आपने वहां जाके बोला ऐसे ही हवा में तो नहीं बोल दिया कि हाँ मैं 10 करोड़ की सेल करता हूँ। तो वो 10 करोड़ की सेल चेक करेंगे। हमारी डीडी में आई थिंक कार देखो ग्रुप ने ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स लगाए थे, तब जाके पैसा आया था। तो जो परसेंटेज है वो 2% के करीब है जिनको रियल लाइफ में पैसा मिलता है। शार्क टैंक इज रियल, बट शार्क टैंक की रियलिटी में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसमें से कोई लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो जब वो रियलिटी चेक होता है तो वो 2% में रियलिटी में पैसे मिलते हैं, बाकियों को पैसे नहीं मिलते हैं। वो एपिसोड में दिखाए जाते हैं कि पैसे मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सर्टन कंप्लायंस इश्यूज, ऐसा नहीं कि शार्क टैंक फेक है, दे वांट टू गिव द मनी, दे विल नॉट बैक आउट। बट अगर आगे वाला बंदा फेक है तो दे बैक आउट। राइट, अंडरस्टूड। तो अपने पैसा लगा रहे हैं ना, तो वो आप हर जगह क्यों लगाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम क्या आपको ऐसा लगता है कि जो शार्क टैंक के फाउंडर्स हेल्प करते हैं वो कभी अननेसेसरी प्रेशर भी क्रिएट करते हैं आपके ऊपर? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या मतलब शार्क टैंक ने आपके ब्रांड को ग्रो करने में बहुत हेल्प किया कि क्या कैसा आपका रहा एक्सपीरियंस इस दौरान? आई थिंक हमारा एक्सपीरियंस बहुत पॉजिटिव रहा। वी वर वेरी लकी टू हैव शार्क अमित जैन विद अस। ही इज अ फैंटाबुलस पर्सन। मतलब इंटेलिजेंस एक अलग बात होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट एज अ ह्यूमन बीइंग। ही इज रियली रियली नॉट ओनली स्मार्ट बट वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। तो वी वर वेरी लकी और हमारा जो भी इंटरेक्शन उनके साथ रहा बहुत पॉजिटिव रहा। एवरी टाइम जब हमें जरूरत पड़ी उनकी, ही वॉज देयर। अगर हमें कुछ भी पूछना होता था, ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट अवेलेबल। हम अपना उनको मैसेज भेजते थे एंड व्हेनेवर ही इज अवेलेबल ही विल कम बैक टू अस। सो ही वाज ऑलवेज देयर, ही ऑलवेज केम बैक टू अस। ऐसा आज तक नहीं हुआ कि अगर मैंने मैसेज भेजा और उन्होंने जवाब ना दिया हो। तो हमारा तो एक्सपीरियंस शार्क टैंक के साथ बहुत पॉजिटिव रहा। आई विल से थैंक्स टू गॉड। जय साई राम, शुक्राना गुरु। जय साई राम। सो अगर कोई सिर्फ शार्क टैंक पे जा रहा है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी मानी जाएगी? बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। मैं कहूंगी जो मर्जी बोल लो, लेकिन शार्क टैंक के बाद एक्सपोजर मिलता है। सो हम क्या जियो सेंट्रिक से लिमिटेड थे, बिकॉज हमारी डिलीवरी 3 to 5 किलोमीटर होती है। जिस दिन हमारा एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, सुबह तक हमारा फोन बज रहा था, कोई न्यूयॉर्क से पराठे ऑर्डर कर रहा है, कोई लंदन से कर रहा है।
एंड वी हैड टू से सॉरी, हम डिलीवर नहीं करते. बट अगर आप एक ब्रांड है जो पैक करके अपनी शिपमेंट करते हैं, तो यू हैव टू रियली प्लान. सो दिस इज माई सजेशन, इफ यू आर गोइंग टू शार्क टैंक, प्लीज प्लान योर इन्वेंट्री, बिकॉज उसके बाद आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू ट्राई दैट प्रोडक्ट एंड यू विल गेट ऑर्डर्स थ्रू आउट द कंट्री एंड इवन आउटसाइड द कंट्री. सो प्लान योर इन्वेंट्री, जिससे जो है आप स्टॉक आउट ना हो और उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकें, मौके पे चौका मार सकें. राइट. तो मैम जो वो एक्सपीरियंस था शार्क टैंक पे आपका, उसने आपको इंटरनली कुछ चेंज किया या कुछ आपके थॉट प्रोसेस में कुछ चेंज किया? आई थिंक शार्क टैंक ने यही सिखाया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. हमने सब सच बोला एंड उसके बाद हमें रियल लाइफ में फंडिंग मिली. शार्क अमित जैन के साथ अच्छा रिलेशनशिप हुआ. तो अगर हम ऑनेस्ट नहीं होते तो ये सब नहीं होता. सो आई थिंक शार्क टैंक ने हमें ये सिखाया कि ऑनेस्टी विल पे यू. राइट. सो मैम हर जर्नी का एक वसूल होता है, नथिंग इज फ्री, राइट. हर जर्नी कुछ लेती है, कुछ आपका क्या कहते हैं, आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, आपको बहुत कुछ देना पड़ता है. तो इस जर्नी में आपने ऐसा क्या खोया? इस जर्नी में मैंने ऐसा क्या खोया? मेरे ख्याल से I will say that I believe in something which my father taught me, that you never fail. You either learn or you win. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने कुछ भी खोया. Of course ups and downs थे मेरी लाइफ में, बहुत challenges आए, बहुत solutions ढूंढने, because the solution is always bigger than the problem. तो ये आप याद रखिएगा हमेशा कि अगर आप ये फॉलो करेंगे, solution is always bigger than the problem. तो कहीं ना कहीं आप सोल्यूशन आपको मिलेगा एंड एवरी टाइम मिलेगा. ऐसा नहीं है कि एक बारी मिलेगा और एक बारी नहीं मिलेगा, एवरी टाइम मिलेगा. सो मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है. खोना तो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने कुछ खोया है. अच्छा. तो मैम एज अ पर्सन इस पूरी जर्नी में अगर आप अपने आप को देखें, शुरुआत फेज में जब आपने शुरू किया और अभी आप जहाँ हैं, तो उसमें कितना चेंज है? आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे बहुत हम्बल बनाया है. तो एंड मेरी पेशेंस बहुत बढ़ गई है. एंड पहले जितना मैं परसिवरेंस में बिलीव करती थी, उससे 100 टाइम्स ज्यादा मैं परसिवरेंस में बिलीव करती हूँ. सो आई थिंक सो बीइंग हम्बल, बीइंग पेशेंट, having perseverance is something which I learned in this journey very close to my heart. अंडरस्टूड. मैम एक चीज़ मुझे ये जाननी है कि जैसे आपकी पूरी जो जर्नी थी, उस जर्नी में कई बार आपने जैसे बताया काफ़ी सारी चीज़ें, चैलेंजेस आते हैं जो आप जिनसे आप सीखते हैं या बढ़ते हैं. तो कभी कुछ ऐसा था कि मतलब आपने वो स्टेप लिया और आपको फिर लगा हो कि यार इसकी जगह ये लिया जा सकता था, मतलब कि सेल्फ डाउट कहीं आया पूरी जर्नी में? Again, बहुत बार ही आता है. As I said, you learn and then you go back to the drawing board. अब वापस जाते हैं कि यार ये मैंने क्या किया, वो डिफरेंट करना, उसे इम्प्लीमेंट करना. तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं. ओके. तो मैम अगर किसी को अब जैसे कोई नया एंटरप्रेन्योर है जो फूड इंडस्ट्री में आता है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जर्नी जैसे उसने अभी शुरू की है और काफ़ी सारे वो बिजनेस के स्टेप्स जैसे 1 बाय 1 करता चला जा रहा है, लेकिन उसको भी सेल्फ डाउट आता है, क्योंकि सेल्फ डाउट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग. तो आपने क्योंकि ये जर्नी पूरी देखी हुई है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम किया जाए? I think again I will go back to my basics, patience and perseverance. तो मुझे सेल्फ डाउट ऐसा नहीं कि आज अभी नहीं होता, कभी कभी अभी भी होता है. तो जो है, अब जैसे हम स्केल कर रहे हैं या हम अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ रही है. सो आई थिंक पेशेंस एंड परसिवरेंस, ये 2 पीस हैं. जितना सिंपल और थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट है. अगर आप प्रैक्टिकली पेशेंस और परसिवरेंस को फॉलो करेंगे, आई थिंक that can be your turning point in your life, in your journey as an entrepreneur. So just don't be impatient. मैं लोगों को कहती हूँ, अगर मार्केट में जाके कहीं पेशेंस मिलती है, खरीद लो, प्लीज खरीद लो. So because people just don't have patience.
लोगों को लगता है कि आज मैंने ये किया, कल सक्सेसफुल हो जाएगा, परसों मैं लखपति बन जाऊंगा, तरसों ये हो जाएगा, उसके बाद मेरे 5 किचन खुल जाएंगे। मैं आपके सामने बैठी हूँ, कितने साल लग गए, करेक्ट? तो इसलिए थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, बट थिंग्स हैपन इफ यू कंटिन्यू विद गुड फेथ, कंटिन्यू विद ऑनेस्टी, कंटिन्यू विद डेडिकेशन, कंटिन्यू विद पैशन। अगर आप उसे कंटिन्यू करेंगे एंड पेशेंस के साथ करेंगे, परसिवरेंस के साथ करेंगे, देन दैट इज व्हाट विल हेल्प यू। Right. These are the things which will help you, because you have to dedicatedly show up every day to your work, with your self doubt or without your self doubt, with good mood or bad mood, whatever is happening in the world, you have to show up every single day. You are a leader, you have a team. बहुत लोगों के घर चल रहे हैं हमारी वजह से, बहुत बिल्कुल। लोगों की फैमिलीज डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। बिल्कुल। So it's the huge responsibility of becoming an entrepreneur, Right. because उन सब की responsibility आपके shoulders पे है। So you have to show up every day like a leader and hustle and keep hustling and keep finding solutions, because problems are not going to stop. Problems खत्म नहीं होंगी, problems कम नहीं होंगी। आज problem का नाम कुछ और है, कल problem का नाम कुछ और हो जाएगा। Right, right, right. Problems आएंगे, challenges आएंगे, बट पेशेंस और परसिवरेंस और डेडिकेशन, ऑनेस्टी, फेथ के साथ अपनी बेस्ट शॉट दीजिए, रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। मैम, जैसे आपने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम बहुत वाइडली यूज़ होता है, तो इंस्टाग्राम पे शार्क टैंक, हम जैसी जो हमारी जनरेशन है, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हमारी जनरल जनरेशन है, सब लोगों ने स्टार्टअप शार्क टैंक की वजह से, शार्क टैंक वाज अ वेरी ग्रेट प्रमोटर ऑफ बिजनेस, तो मतलब उन लोगों को देख के, सीख के, मतलब थोड़ा सा बहुत ही चेरी लगता है कि जब आपके नाम के आगे CEO लिखा हो या डायरेक्टर लिखा हो आपके लिंक्डइन पे या समथिंग लाइक दैट, तो उसके चलते काफ़ी सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्ली बिजनेस के लिए बने हो या ना बने हो, वो बिजनेस की फील्ड में एंटर कर जाते हैं, और वो यंग होते हैं तो उनको ये एम्बिशन तो होता है, लेकिन क्या होता है, एम्बिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत साथ चलते हैं, और साथ ही साथ दिक्कत क्या आती है कि सिर्फ इस टैग के लिए या इस ग्लैमरस सोशल इस मीडिया इज जस्ट आपको आपको अच्छा ही दिखाना है, आप ये दिखाना है, आपको वो दिखाना है, और फिर वो बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं दिखाने के लिए कि हम भाई मैं सी हूँ, ये हूँ, और मैंने अपना एक बिज़नेस खुद बिल्ड किया है, चाहे वो कुछ भी हो, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म पे कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज प्रोबेबली दे आर नॉट मेड फॉर बिजनेस। तो अगर कोई यंग एंटरप्रेन्योर इस समय ये देख रहा है जिसने अभी शुरू किया है, और उसको आइडेंटिफाई करना हो कि वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए बना है या नहीं बना है, या कि वो जॉब करे या बिजनेस करे, कंफ्यूज है अगर इन दो स्टेट में, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? सो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को 2 चीजें बताना चाहूंगी। पहली कि पहले आप कहीं पे जॉब करिए, आप अपनी जॉब के साथ थोड़ा अपना वेल्थ का बैकअप बनाइए। जब आप एक स्टार्टअप करते हैं तो कम से कम 1 साल का रन रेट आपको लेके चलना है अपने बैंक अकाउंट में, अपनी पॉकेट में, क्योंकि उस 1 साल तक आपको गिव अप नहीं करना। तो वहां पे आ गया मेरा दूसरा पॉइंट, पेशेंस, एंड तीसरा पॉइंट, परसिवरेंस। राइट। तो इसलिए अगर आप जॉब करेंगे, आप अपनी वेल्थ को सेव करेंगे, आप 1 साल का कैपिटल बनाएंगे, तब आप सेफ हैं और आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आप यंग हैं। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का फैशन, फैड या ट्रेंड है, राइट, ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो पहले नहीं थे, राइट, और उनको देख के लगता है कि वाओ, ये भी पॉसिबल है, दिस इज ब्रिलियंट। तो इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। एट द सेम टाइम नेगेटिव इफेक्ट कैसे कम कर सकते हैं कि कुछ लोग कर लेते हैं जो बिजनेस के लिए नहीं बने, या जिनके पास पेशेंस ही नहीं है बिजनेस करने की, क्योंकि बिजनेसमैन के पास पेशेंस होनी चाहिए, वो फॉर श्योर है। इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फूड इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, you need to have patience and perseverance if you are an entrepreneur. These are the characteristics of a leader. These are the characteristics of an entrepreneur. तो वो तो आपके अंदर होना ही चाहिए। अब जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती है कि भाई वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, तो उन बेटर ये है कि आप अपने जॉब के साथ, साइड हसल के साथ अपना बिजनेस शुरू करें। आपको पता चल जाएगा वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
आपको पता चल जाएगा आप उसके लिए बने हो कि नहीं बने हो. एंड एट द सेम टाइम इफ यू लर्न, ये मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे फादर ने मुझे सिखाया था, इफ यू लर्न हाउ टू वर्क अंडर समवन देन विल बी एबल टू वर्क अबव समवन. बहुत अगर गहरी आप बात. किसी के नीचे काम करना सीख जाते हैं तो किसी के ऊपर काम करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी. आप एम्पथाइज कर पाएंगे, आपको ग्राउंड लेवल में काम कैसे करना है आपको पता चलेगा, आपको टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम की क्या एक्सपेक्टेशन है आप सीखेंगे. सो इफ यू आर एबल टू वर्क अंडर समवन देन यू विल बी एबल टू वर्क अबव समवन, तभी काम कर पाएंगे. तो शुरू में जॉब जरूर करें, किसी के अंडर काम करें, ग्राउंड रियलिटी को समझे कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में जंप करें. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैम आज जब आप इतना सब कुछ बिल्ड कर चुकी हैं तो व्हाट कीप्स यू गोइंग, मतलब कि एम्बिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई और नया एम्बिशियस गोल कि आपको ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, व्हाट कीप्स यू गोइंग नाउअडेज? सी अगर आप 100% लेंगे तो मल्टीपल फैक्टर्स है. ओके. राइट. बट अगर आप मल्टीपल फैक्टर्स में आई कैन लिस्ट डाउन 10 थिंग्स व्हिच कीप्स मी गोइंग. बट अगर आप कहेंगे वन वर्ड आंसर दीजिए व्हाट कीप्स मी गोइंग, देन आई विल से माय पैशन. ओके ओके. सो मैम लोएस्ट डेज जो होते हैं वहां पे आप अपने आप को कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक सो माय सीक्रेट मंत्र इज इंट्रोस्पेक्शन, ओके. which has always helped me. तो जब भी कहीं पे मैं अटक जाती हूँ तो आई गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट कि मैं क्यों अटकी हूँ. एंड इफ यू इंट्रोस्पेक्ट तो आपको रियलाइज होता है कि कई बार आप भी गलत हो सकते हो. तो जहां पे भी मैं अटक जाती हूँ आई गो बैक एंड इंट्रोस्पेक्ट. सो इंट्रोस्पेक्शन से मैंने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की है और कई बार ये भी सीखा यार मैं गलत हूँ, कल जाके मैं ही चेंज करती हूँ अपने आप को. तो जो मेरा अप्रोच था वही कंप्लीटली चेंज करना है, या बंदा चेंज करना है, या सिचुएशन चेंज करनी है, वो इंट्रोस्पेक्शन से आते हैं. बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. एटीट्यूड और ईगो में कि मैं हमेशा सही हूँ कोई फायदा नहीं होता. जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है आप कितना सही हो, सिचुएशन कितनी सही है, टीम कितनी सही है, जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो कितना सही है, प्रॉब्लम कहाँ है. जब हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इफ द प्रॉब्लम इज अंडरस्टूड. बिल्कुल तो अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई. बाकी 50% आप सोल्यूशन से कर लेंगे. तो प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है, और प्रॉब्लम मेरे को हमेशा समझ आई है जब मैं अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ. समटाइम्स आई डू इट in a temple, sometimes in a corner, sometimes in my spa session, but I do introspect regularly. Whenever I get stuck, I introspect. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है क्योंकि इससे जब आप खुद को डाउट, अगर आप खुद को ये सच, आप खुद से सच्चाई कह सकते हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती. तो अगर कोई ये देख रहा है और मैम अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहता है तो एक मिस्टेक जो वो हमेशा, मतलब जो वो कर सकते हैं, आप उनको अवॉइड करनी चाहिए, वो क्या होगी? I think don't start a business just because वो ग्लैमरस लग रहा है. मैं फिर से कहूंगी start a business which is solving a real problem, which has a market opportunity, where the market size is there. So that mistake of doing the wrong business will not happen. Okay. So सबसे पहले तो ये डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है बहुत जरूरी है. तो सपोज मेरे को जो करना है बट उसके बहुत सारे प्लेयर्स हैं, या जो है उसका कुछ यूनिक पॉइंट ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फूड बिजनेस है, हमारे बहुत सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, हमारा बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है, हमारे टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या हमारे ब्रांड सक्सेसफुल है. सो अंडरस्टैंडिंग द मार्केट साइज, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाटएवर बिजनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट दैट बिजनेस. सो मैम जो क्लाउड किचन्स और मल्टी ब्रांड फूड बिजनेस है उसका आप फ्यूचर कैसा देखती हैं? लोग इस इंडस्ट्री के बारे में क्या गलत समझ रहे हैं और कैसे ये आगे दिखने वाला है? तो जो क्लाउड किचन का मार्केट साइज अभी है दैट इज $1.3 billion, and it is growing at a CAGR of 16%.
and it is expected to be $4.4 billion by 2030. Okay. So the market size is huge to accommodate many players because the demand is only increasing. ग्रेट. सो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली आप अपने आप को पहले जब आप अर्ली डेज में स्टार्ट कर रहे थे उस समय अगर आप ऐसा कुछ बता सकते जो कोई और ना बता पाता तो आप अपने आप को क्या बताते? आई थिंक मार्केट साइज की फ्यूचर क्लाउड, उस वक्त क्लाउड किचन्स कितने कम थे एंड उस वक्त का डेटा भी ऐसा ही बोल रहा था कि भाई मार्केट साइज क्लाउड किचन की बहुत बढ़ने वाली है एंड ये एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी होने वाली है. सो व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस स्पेस देयर वर हार्डली very few players, but now there are many players and many players will come. So I think this data helped me at that time also, and it is helping the entrepreneurs today also. Right. I got your question right. Yeah. So मैम मेरे को ये जानना था कि क्या कुछ ऐसा है जो आप विश करते कि आपने थोड़ा जल्दी समझ लिया होता? बहुत कुछ. I think so. जो I would say कि जो फंडिंग के प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे फंडिंग करनी है, कैसे फंड लेके स्केल करना है, आई विश अगर मैं थोड़ा पहले समझ लेती तो मैं जल्दी स्केल कर लेती. तो सब कुछ अभी मैं अपनी फेज में बहुत आगे होती. राइट. तो मैम जैसे ये जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन है अगर हम इसको एक शॉर्ट नजर में गए तो हमने ये सीखा है कि आखिर हम अपनी जर्नी को कैसे देख सकते हैं. ठीक है, हम सब सक्सेस कैसे देखते हैं, उसके डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं. तो आपकी जो कहानी आपने हमारे साथ शेयर की बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी थी और इससे सिर्फ हमें नहीं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी बिजनेस शुरू किया है या अपनी जर्नी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं वो अपनी जो पर्टिकुलर उस जर्नी को है और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. और थैंक यू वेरी मच मैम आपका इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के आने के लिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Shivansh, and you're doing a fantastic job by, exposing the stories कि आप लोगों की stories बहुत सारे लोग तक लेके जा रहे हैं और इस podcast के थ्रू बहुत सारे लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे. तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, स्पेशली यंग entrepreneurs के लिए, new entrepreneurs के लिए. So I am wishing you congratulations for doing such a fantastic job and wish you all the very best in your journey. Thank you very much ma'am. Thank you.